हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का इंतज़ार ख़त्म हुआ और मैं इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूं। ये क्लास 11 का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट के ऊपर वीडियो बनाने जा रहा हूं। चैप्टर वाइज वीडियो बनेगा, कंटिन्यू वीडियो अपलोड होगा। बहुत सारे स्टूडेंट लगातार डिमांड कर रहे थे कि सर इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियो बना दीजिए, इकोनॉमिक्स के ऊपर वीडियो बना दीजिए। और मैं पार्ट 1 वीडियो लेकर हाजिर हो चुका हूँ, यानी चैप्टर 1 का वीडियो मैं हाजिर हो चुका हूँ लेकर इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का। लगभग 150 प्लस MCQ क्वेश्चन इसमें मैं बताऊंगा आप लोगों को। यदि आप क्लास 11 के स्टूडेंट हैं और आप सेमेस्टर 1 की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ ही साथ और एक बात बता दूं, यदि आप चाहते हैं कि आप इसका PDF आपको लेना है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर दिया गया है, आप वहां से जुड़कर PDF ले सकते हैं। ठीक है। इसके अलावा आप जियोग्राफी, एजुकेशन, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस के और हिंदी, इन सभी इंग्लिश का भी PDF आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा कुछ टर्म्स एंड कंडीशन के द्वारा। तो चलिए बिना वक्त गवाए हुए हम लोग आज का वीडियो शुरू करते हैं। क्लास 11 का इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट का चैप्टर नंबर 1 के MCQ शुरू करते हैं। आप जानते हैं कि बोर्ड ने 5 अगस्त को एक नोटिस जारी करके पूरा क्लियर कर दिया कि आपका जो एग्ज़ाम होगा OMR सीट पर MCQ बेस्ड होगा। OMR सीट को आपको कैसे फिलअप करना है, कौन कौन से टिप्स को याद रखना है, उसके ऊपर मैं वीडियो बनाया हूँ। यदि आप नहीं देखे हैं तो जाकर जल्द से जल्द उस वीडियो को ज़रूर देखिए। चलिए देख लेते हैं हमारा जो विषय सूची है। तो विषय सूची में आप देख सकते हैं कि इतने सारे आपको चैप्टर्स को पढ़ने हैं। यूनिट 1 में आपका 4 चैप्टर हो रहा है, यूनिट 2 में आपका 3 चैप्टर हो रहा है, और यूनिट 3 में आपका 1 चैप्टर है, यूनिट 4 में 1 चैप्टर है, और यूनिट 5 में 1 चैप्टर है, यूनिट 6 में भी आपके 2 चैप्टर हैं। तो आज मैं आप लोग को यूनिट 1 के चैप्टर नंबर 1 को ऊपर वीडियो बनाया हूँ। अर्थशास्त्र का जो माइक्रो इकोनॉमिक्स है उसके ऊपर बनाया हुआ है। तो चलिए जल्द से जल्द शुरू करते, नहीं तो वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। चलिए ये देख लीजिए, चैप्टर 1 है व्यष्टि अथवा सूक्ष्म अर्थशास्त्र, माइक्रो इकोनॉमिक्स। चलिए 1 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, देखिए। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किस प्रकार की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो ये हो जाएगा आपका एक उपभोक्ता का व्यवहार। समष्टि अर्थशास्त्र में कौन से आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय। यदि आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करिए और कमेंट करके बताइए कि आप कहां से मेरे वीडियो को देख रहे हैं। आप वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, ये मैं हमेशा देख रहा हूं, ये बहुत ही गलत बात है। वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है और आपको लग रहा है ना कि यूट्यूब पे ऐसे वीडियो मिल रहे हैं तो थोड़ा लिंक मेरे को शेयर करिएगा कि कहां पर इस तरीक़ा का वीडियो बनाया जा रहा है। काफ़ी मेहनत करके, एक टीम वर्क करके इस वीडियो को तैयार किया जाता है ताकि आप लोग अच्छे से अच्छे नंबर लाओ। फिर भी आप लाइक नहीं करते हो वीडियो को। व्यूज़ तो करते हो, देखते हो, लेकिन लाइक नहीं करते हो। बहुत ख़राब लगता है देखकर। सूक्ष्म अर्थशास्त्र शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो ग्रीक भाषा से। एडम स्मिथ के अनुसार अर्थशास्त्र का क्या महत्व है? तो धन का विज्ञान। मार्शल के अनुसार अर्थशास्त्र का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपका मानव कल्याण। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन किस पर केंद्रित होता है? तो व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार पर। के बोल्डिंग के अनुसार सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के तहत किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? तो राष्ट्रीय आय का। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन सा सिद्धांत आता है? तो वस्तु कीमत निर्धारण सिद्धांत। आर्थिक कल्याण का सिद्धांत किसके अंतर्गत आता है? तो व्यष्टि अर्थशास्त्र यानी सूक्ष्म अर्थशास्त्र। सूक्ष्म अर्थशास्त्र में किसका अध्ययन किया जाता है? तो एक फर्म का। व्यक्तिगत कीमत निर्धारण किस पर आधारित होता है? तो मांग एवं पूर्ति की दशाओं पर। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अध्ययन का महत्व क्या है? तो व्यक्तिगत इकाइयों के आर्थिक व्यवहार का ज्ञान। सूक्ष्म अर्थशास्त्र के अंतर्गत कौन सी विशेषता नहीं आती है? तो राष्ट्रीय नीति निर्धारण। किसके अध्ययन से संपूर्ण अर्थशास्त्र का निर्माण होता है? तो व्यक्तिगत इकाइयों का। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किस पर ध्यान केंद्रित करता है? तो एक उपभोक्ता या एक फर्म पर। सूक्ष्म आर्थिक विश्लेषण किस
मान्यता पर आधारित है? तो पूर्ण रोजगार पर। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन किसका करता है? तो ये राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय बचत का। पूंजीवाद में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था होती है? तो निजी स्वामित्व। सूक्ष्म अर्थशास्त्र विश्लेषण की एक परिसीमा क्या है? तो अवास्तविक मान्यता। समष्टि अर्थशास्त्र किसके अध्ययन का नाम है? तो समाज और समाज के व्यवहार का। सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसके सिद्धांत के नाम से जाना जाता है? तो कीमत सिद्धांत के नाम से। मिश्रित अर्थशास्त्र का क्या अर्थ है? तो सरकारी और निजी दोनों का मिश्रण। आर्थिक नीति के निर्धारण में किसका योगदान होता है? तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र का। मुक्त व्यवहार की मान्यता पर आधारित कौन सी प्रणाली है? तो ये है पूंजीवाद। अर्थव्यवस्था की 3 केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? तो ये है क्या उत्पादन किया जाए, उत्पादन कैसे किया जाए, उत्पादन किसके लिए किया जाए। ठीक है, आगे देख लीजिए। क्या उत्पादन किया जाए का संबंध किस समस्या से है? तो चयन की समस्या से। किसी अर्थव्यवस्था में उत्पादन की मात्रा को कैसे तैयार किया जाता है? तो मांग और आपूर्ति के आधार पर। उत्पादन कैसे किया जाए का क्या मतलब है? यानी उत्पादन तकनीक का चयन। अर्थव्यवस्था में किसके लिए उत्पादन किया जाए, यह किस समस्या से संबंधित है? तो वितरण की समस्या से। उत्पादन के लिए सीमित साधन का मुख्य कारण क्या है? तो प्राकृतिक संसाधनों की कमी। अर्थव्यवस्था में चयन की समस्या क्यों उत्पन्न होती है? तो सीमित साधनों और उनकी वैकल्पिक प्रयोग की क्षमता के कारण। उत्पादक किस आधार पर वस्तुओं का उत्पादन करते हैं? तो अधिकतम लाभ प्राप्ति के आधार पर। अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता वस्तुएं और पूंजीगत वस्तुएं क्या दर्शाती है? तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक आवश्यकताएं। उत्पादन कैसे किया जाए? समस्या के समाधान के लिए कौन सी तकनीक अपनाई जानी चाहिए? तो कम लागत वाली तकनीक। किस तकनीक में पूंजी की तुलना में श्रम का अधिक उपयोग होता है? तो श्रम प्रधान तकनीक का। कौन सी तकनीक उत्पादन कुशलता और उत्पादकता में वृद्धि करती है? तो पूंजी प्रधान तकनीक। व्यक्तिगत विवरण का अर्थ क्या है? तो उत्पादन का विवरण व्यक्तियों और परिवारों में। आधुनिक विचारधारा के अनुसार अर्थव्यवस्था की अतिरिक्त समस्या क्या है? तो साधनों का कुशलतम उपयोग। अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार का लक्ष्य प्राप्त करने के लिए किन समस्याओं का समाधान करना होता है? तो बेरोजगारी और उनके अन्य रोजगार। उत्पादन का विवरण किस प्रकार से किया जाता है? तो उपयुक्त सभी ABC देख लीजिएगा आप। वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए किस डिस्ट्रिक्ट से वीडियो देख रहे हैं। साधनों का कुशलतम उपयोग कैसे सुनिश्चित किया जा सकता है? तो सीमित साधनों का पूरा उपयोग करके। आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए क्या किया जाता है? तो उत्पादन स्तर में वृद्धि। श्रम प्रधान तकनीक से क्या लाभ होता है? तो रोजगार में वृद्धि। उत्पादन के विवरण की समस्या का दूसरा पहलू क्या है? तो कार्यात्मक विवरण। अर्थव्यवस्था की प्रमुख समस्या क्या है? तो उत्पादन क्षमता को बढ़ाना। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है? तो कीमत यंत्र द्वारा। समाजवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के साधनों पर किसका नियंत्रण होता है? तो समाज का। मिश्रित अर्थव्यवस्था में केंद्रीय समस्याओं का समाधान कैसे किया जाता है? तो निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के सह अस्तित्व द्वारा। आर्थिक वृद्धि की समस्याओं में कौन सी समस्याएं शामिल नहीं हैं? तो व्यापारिक संघ का विस्तार। आर्थिक विकास में मुख्य बाधा क्या है? तो रूढ़वादिता एवं कट्टरवादिता। आगे, मिश्रित अर्थव्यवस्था में किसका सह अस्तित्व होता है? तो निजी और सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों का। समाजवादी अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं का संचालन किसके हित के लिए किया जाता है? तो समाज के हित के लिए। पश्चिमी और पूर्वी देशों में आर्थिक विकास में कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो सामाजिक समस्याएं। 2003 में वैश्विक वास्तविक GDP प्रति व्यक्ति वृद्धि कैसी रहने का अनुमान है? तो धीमी रहेगी। आर्थिक वृद्धि की समस्या के अंतर्गत कौन सा तत्व सम्मिलित
नहीं है तो पर्यावरण प्रदूषण। आर्थिक विकास की परिभाषा के अनुसार मियर और बाल्डेविन ने किस तत्व पर जोर दिया है? तो प्रति व्यक्ति वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि। प्रोफेसर लुइस के अनुसार आर्थिक विकास का अर्थ क्या है? तो प्रति व्यक्ति उत्पादन में वृद्धि। भारत में आर्थिक विकास की समस्या नहीं है, शिक्षा की अधिकता। आर्थिक विकास के समय किस तत्व में लंबे समय तक वृद्धि आवश्यक है? तो राष्ट्रीय आय में। भारत में आर्थिक विकास की मुख्य समस्याओं में शामिल है तो उच्च मुद्रास्फीति। कोविड-19 का मुख्य प्रभाव क्या है? तो आर्थिक विकास की दर में गिरावट। आर्थिक विकास में बाधक तत्व क्या है? तो अल्प उपभोग। भारत में आर्थिक विकास की शुरुआत कब हुई थी? तो 1951 में। भारत में 2024-25 के लिए विश्व बैंक द्वारा अनुमानित आर्थिक विकास दर क्या है? तो 6.4%। आर्थिक वृद्धि का संबंध किससे है? तो उत्पादन वृद्धि से। किस प्रकार का सुधार आर्थिक विकास के अंतर्गत आता है? तो गुणात्मक सुधार। आर्थिक वृद्धि का आशय किससे है? तो समाज के कुल उत्पादन में परिवर्तन से। सतत आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो भविष्य की समस्याओं को उत्पन्न किए बिना विकास। आर्थिक विकास के अंतर्गत किस प्रकार का परिवर्तन होता है? तो संस्थागत। सतत आर्थिक विकास से कौन सी समस्याएं उत्पन्न होती है? तो आर्थिक समृद्धि। आर्थिक वृद्धि का भाव किसमें अंतर्निहित नहीं रहता है? तो आर्थिक विकास में। आर्थिक विकास में किसका वृद्धि होती है? तो प्रति व्यक्ति उपभोग संबंधी वस्तुएं का। आर्थिक वृद्धि किस प्रकार की प्रतिक्रिया है? तो प्राकृतिक। आर्थिक विकास के बिना आर्थिक वृद्धि संभव है या नहीं? तो ये संभव है। सतत आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये होगा आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय स्थिरता। सतत आर्थिक विकास में आने वाली 3 प्रमुख समस्याएं कौन सी है? तो अस्थिरता, कार्यान्वयन और शासन। सतत विकास की गति में वृद्धि के लिए किन कारकों का प्रबंधन आवश्यक है? तो नीतियों, संसाधनों और सामाजिक सुधार का। सतत आर्थिक विकास किस प्रकार की योजना है? तो दीर्घकालीन। सतत आर्थिक विकास में कौन सी तकनीक उपयोगी साबित होती है? तो सौर ऊर्जा। सतत विकास का उद्देश्य किसकी आवश्यकताओं को पूरा करता है? तो भविष्य की पीढ़ियों की। सतत आर्थिक विकास के लिए आवश्यक नीति क्या होनी चाहिए? तो दीर्घकालीन लाभ की। सतत विकास के लिए कौन सा तत्व महत्वपूर्ण है? तो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय समन्वय। सतत आर्थिक विकास में कौन सी समस्या नहीं होती है? तो गरीबी का उन्मूलन। सतत आर्थिक विकास में कौन से सुधार शामिल होते हैं? तो आर्थिक, सामाजिक और पर्यावरणीय सुधार व्यष्टि अर्थशास्त्र में सम्मिलित होते हैं। उपयुक्त सभी ABC देख लीजिएगा आप। उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र में। व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो व्यक्तिगत इकाई का। समष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो उपयुक्त सभी। व्यष्टि अर्थशास्त्र की शाखाएं कौन सी है? तो उपयुक्त सभी होगा। उत्पादन के निम्न में से कौन से साधन है? तो उपयुक्त सभी होगा। माइक्रो जिसका अर्थ होता है छोटा, निम्न में से कौन सा शब्द है? तो ग्रीक शब्द है। आर्थिक क्रियाओं के अध्ययन के संदर्भ में अर्थशास्त्र के 2 शाखाओं व्यष्टि और समष्टि में निम्न में से किसने विभाजित किया था? तो रैंगरन फ्रिश ने। किसने कहा कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान है? तो एडम स्मिथ ने। सीमित साधन एवं असीमित आवश्यकता का विचार किसने दिया था? तो रॉबिन्स ने। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे? तो ये एडम स्मिथ अर्थशास्त्र की कल्याण संबंधी परिभाषा के जन्मदाता थे। तो मार्शल सबसे पहले माइक्रो शब्द का प्रयोग करने वाले हैं। तो रैंगनर फ्रिश। किसके अनुसार अर्थशास्त्र मानव कल्याण का विज्ञान है? तो मार्शल के अनुसार। निम्नलिखित में कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है? तो मुद्रा। व्यक्ति
व्यष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन किया जाता है? तो इन सभी का अध्ययन किया जाता है। अर्थशास्त्र की विषय वस्तु का अध्ययन किन शाखाओं के अंतर्गत किया जाता है? तो ये हो जाता उपयुक्त सभी है, देख लीजिएगा। निम्न अर्थशास्त्री में से कौन कल्याणवादी विचारधारा के होते हैं? तो जे.बी. शे। उसके बाद अर्थशास्त्र में शब्द समष्टि एवं समष्टि का प्रयोग सर्वप्रथम किस अर्थशास्त्री ने किया था? तो रेंगनर फ्रिश ने। सूक्ष्म अर्थशास्त्र का अध्ययन क्षेत्र है, तो ये क्या होता है? इनमें से सभी है, देख लीजिएगा। आर्थिक वृद्धि की अवधारणा अर्थशास्त्र में किनके द्वारा प्रस्तुत की गई है? तो सैमुएलसन ने। व्यष्टि अर्थशास्त्र संबंधित है तो व्यक्तिगत मात्राओं से निम्न में से किस आधार स्तंभ पर आर्थिक समस्याओं का ढांचा खड़ा है? तो ए और बी दोनों होगा। निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो इनमें से सभी सही होगा। अर्थशास्त्र की केंद्रीय समस्याएं कौन सी है? तो ये सभी सही होगा। आर्थिक समस्या मूलतः किस तत्व की समस्या है? तो चुनाव की। अंग्रेजी शब्द मैक्रो ग्रीक भाषा के शब्द मैक्रोज से लिया गया है, जिसका अर्थ है तो व्यापार। आगे देखिए, समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता है? तो इनमें से सभी आप इसको पढ़ लीजिएगा। आगे देख लेते हैं कि समष्टि अर्थशास्त्र के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा अध्ययन विषय सम्मिलित है? तो ये भी सभी है, पढ़ लीजिएगा। व्यापक अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है? तो ये भी सभी इसका सही आंसर है। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी सीमाएं हैं? तो ये और बी दोनों। समष्टि अर्थशास्त्र के अध्ययन का विषय है तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत। समष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन तो आपका क्यों किया जाता है? तो अर्थव्यवस्था में रोजगार के अवसर के लिए सामान्य कीमत स्तर का अध्ययन किया जाता है। तो समष्टि अर्थशास्त्र में रोजगार सिद्धांत का संबंध है, तो समष्टि अर्थशास्त्र से समष्टि अर्थशास्त्र अध्ययन करता है, तो ये करता है उपयुक्त सभी का। आगे देख लीजिएगा, समष्टि अर्थशास्त्र में अध्ययन किया जाता है तो आपका होता है अर्थशास्त्र समग्र आर्थिक समस्याओं का अध्ययन करता है। समष्टि अर्थशास्त्र में ध्यान नहीं दिया जाता है तो आपका जूट उद्योग पर समष्टि अर्थशास्त्र समग्र समस्याओं पर ध्यान देता है, न कि विशिष्ट उद्योगों पर। समष्टि अर्थशास्त्र की निम्नलिखित में से कौन सी उपयोगिता है? तो इनमें से सभी, ये थोड़ा सा ये हो गया है। निम्नलिखित में से कौन सा समष्टि अर्थशास्त्र की विषय वस्तु नहीं है? तो मांग का नियम। समष्टि आधुनिक समष्टि अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? तो जे.एम. किंग्स को। अब रिक्त स्थानों की भरना है थोड़ा सा। सभी क्रियाएं जो आय सृष्टि करती है उसे क्या बोला जाता है? आर्थिक बोला जाता है। एक व्यक्ति उपभोक्ता का व्यवहार सूक्ष्म होता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक क्रियाओं का स्तर पर अध्ययन करता है, तो ये समष्टि होगा। उत्पादन के साधन होते हैं 4। आय और रोजगार अर्थशास्त्र की एक शाखा है तो व्यापक है। समष्टि अर्थशास्त्र सामान्य होता है। व्यापार चक्रों का सिद्धांत अर्थशास्त्र के क्षेत्र आते हैं तो समष्टि के। सूक्ष्म एवं व्यापक अर्थशास्त्र एक दूसरे से पूरक होते हैं। तो यहीं पर हमारा वीडियो समाप्त होता है। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।